देखिए आज के वीडियो में बात करते हैं संधारित्र के संयोजन पर आधारित आंकिक प्रश्नों की। और ये टॉपिक अपने आप में इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आपने इनको सॉल्व करना सीख लिया तो उधर तीसरे चैप्टर में आप प्रतिरोधों के कॉम्बिनेशन पे जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करना सीख जाओ। केवल फॉर्मूले का अंतर आ जाता है। भाई यहां श्रेणी क्रम में मान लो फॉर्मूला 1 करके है तो वहां वो सीधा सीधा होता है, ठीक है ना। यानी फॉर्मूले का जो पैटर्न है वो उल्टा हो जाता है, लेकिन तरीका सॉल्व करने का बिल्कुल सेम है। इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझने की आप कोशिश करें कि कैपेसिटरों के संयोजन वाले क्वेश्चनों को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल्स यहां ले रहा हूं और एग्जांपल्स इस तरह से लेंगे आसान से और टिपिकल की तरफ बढ़ते हुए, ठीक है। तो हम मान लीजिए पहला एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं कि 3 कैपेसिटर हैं और उनको एक वायर में इस तरह से जोड़ दिया गया है। उनकी धारिताएं जो हैं वो C हैं। इसका मतलब तीनों कैपेसिटर एक जैसे हैं। इस पॉइंट का नाम A दे दिया और ये वाला पॉइंट आपका B। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, यानी A और B बिंदुओं के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो सब वही तरीका आपका कि भैया आप जिन पॉइंटों के बीच में पूछ रहा है तो उससे चलना शुरू करोगे। तो जैसे जैसे आप ऐसे चल रहे B तक पहुंच गए, आपने देखा वायर कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, वायर तो हमारा एक ही है। इसका मतलब हमारा क्रम कैसा क्रम है? श्रेणी क्रम है। और श्रेणी क्रम में आप बता दोगे भाई जब ये तीनों आपके श्रेणी क्रम में हैं तो तुल्य धारिता के लिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के फॉर्मूले में कल बता चुका हूं आपको। देखिए श्रेणी क्रम के लिए जो फॉर्मूला था वो 1 करके आता था 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। और समांतर क्रम के लिए जो फॉर्मूला था वो CP = C1 + C2 + C। हालांकि CS और CP मत लिखो, उसको केवल C लिख दो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो हमारे 3 कैपेसिटर हैं, श्रेणी क्रम में हैं, तो तुल्य धारिता को 1/C ऐसा अगर मानना है सीरीज के लिए तो 1/C + 1/C + 1/C। एलसीएम C हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/C। लेकिन कभी कभी स्टूडेंट से जो गलती होती है वो क्या करता है, एलएचएस को तो साथ में लेके चलते नहीं है, आरएचएस को सॉल्व करते चले जाते हैं। सॉल्व करते करते मान लीजिए बड़ा क्वेश्चन है तो पेज के बहुत नीचे पहुंच गए और जो आया लास्ट में आंसर उसी को लिख के चले आए, जबकि वो आंसर नहीं है, बल्कि वो तो किसकी वैल्यू है 1/CS की वैल्यू है और हमें चाहिए किसकी वैल्यू CS की। तो लास्ट में उसको उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए CS की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी C/D। तो इस बात को क्योंकि देखिए अगर मान लो उस क्वेश्चन में केवल श्रेणी क्रम में सॉल्व करना है तो एक बार को आपका नंबर बहुत ज्यादा नहीं काटा जाएगा, मान लो आधा नंबर काट लिया बस। लेकिन क्वेश्चन ऐसा हुआ कि पहले कुछ कैपेसिटरों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है, फिर बाद में कुछ को पैरेलल में जोड़ना है, फिर श्रेणी में जोड़ना है, फिर पैरेलल में जोड़ना है, और आप शुरू से ही उसको उल्टा करना भूल गए तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया ना भाई। यहां तो आप चलो लास्ट में एक स्टेप बचा है तो एग्जामिनर एक बार को सोचेगा चलो भाई कुछ नंबर दे देते, कुछ काट देते। लेकिन वहां तो जब शुरुआत से ही ऐसा हो जाएगा, शुरुआत से ही तुम उसको गलत कर लोगे तो फिर क्या होगा, उस पर एक भी नंबर आपको मिलने वाला नहीं। इसलिए आदत डाल लीजिए जब भी श्रेणी क्रम में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें उसे उल्टा करना होता है लास्ट में। ये बात आपके माइंड में रहनी चाहिए। ये गलती स्टूडेंट से बार बार होती है, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही याद दिला रहा हूं कि भाई आप ऐसी गलती न करें। चलिए अब आगे थोड़ा सा चलते हैं और एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए अब की बार हमने एग्जाम्पल 2 लिया और एग्जाम्पल 2 कुछ इस तरह से है। और ये पॉइंट आपका A है और ये पॉइंट आपका B है और सभी कैपेसिटर जो हैं उन पर लिखा हुआ है 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड सब पे लिखा हुआ है। ऐसे मान लीजिए आप, मैंने 2 पे लिख के दिखा दिया है। बाकी सभी कैपेसिटर हमारे सेम धारिता के हैं और क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि अलग अलग धारिता के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब आपसे वो पूछेगा कि A और B के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो फिर से आपका वही तरीका, भाई आप A से चलना शुरू करें, आप A से चलना शुरू करेंगे, आप बढ़ते जा रहे हैं, आप B तक पहुंच गए, लेकिन आपको लग रहा है कहीं भी वायर ब्रेक नहीं हुआ।
और वायर ब्रेक नहीं हुआ, इसका मतलब क्रम कैसा क्रम है? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम है तो गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1/CS इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 कितने टाइम्स आएगा? 7 टाइम्स। भाई ये कितनी बार आएगा? 7 बार। तो 7 बार का मतलब एलसीएम तो नीचे 1 हो गया, तो चाहो चलो लिख दो, नहीं तो 7 का मल्टीप्लाई भी सीधे हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 4 5 और ये 6 और ये 7। अब देखिए जैसे ये माइक्रो फैरेड में था, अभी कल को एक बच्चा पूछ रहा था कि सर उसको फैरेड में चेंज कर लेना चाहिए। अरे माइक्रो फैरेड में ठीक है, और कोई फिजिकल क्वांटिटी आ नहीं रही है, वर्क वगैरह कुछ ऐसा है नहीं कि यहां हमें निकालना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुल्य धारिता निकालो, माइक्रो फैरेड में ही निकल के आ जाएगी। उसमें फालतू में हम 10⁻⁻6 और जोड़ते चले, सही है ना? तो ऐसे क्वेश्चनों को बिना चेंज किए हुए भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? एक तरह से 7/1। लेकिन अब ध्यान क्या रखना है, 1/CS है, CS का के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा। तो CS की वैल्यू हो जाएगी 1/7 माइक्रो फैरेड। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैं बात कर रहा हूं, या इस क्वेश्चन को बाद में लूंगा, अभी और थोड़ा सा एक सिंपल क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। तीसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं, और तीसरे एग्जांपल में हमने कुछ कैपेसिटर इस तरह के लिए हैं। ये पॉइंट आपका A है और ये पॉइंट आपका B है। इस पर लिखा हुआ है 2 माइक्रोफैरड, इस पर 2 माइक्रोफैरड और इस पर 1 माइक्रोफैरड। तो अब वो आपसे कह रहा है कि A और B के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। जब A और B के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करनी है तो आप A से चलना शुरू करोगे, आगे आकर के देख रहे हो वायर 2 वायरों में ब्रेक हो गया, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें क्या दिख रहा है कि ये और ये, इन दोनों कैपेसिटरों की एक प्लेट है तो यहां जुड़ी हुई है और दूसरी प्लेट है यहां जुड़ी हुई है। और ये जो कॉन्सेप्ट था ये पैरेलल का कॉन्सेप्ट था कि अगर 2 या 2 से ज्यादा संधारित्रों की एक प्लेट एक बिंदु से और दूसरी प्लेटें दूसरे बिंदु से हैं, इसका मतलब वो समांतर क्रम में होते हैं। आप देखिए जब क्वेश्चन बड़ा हो जाता है ना, तो आप अपनी तरफ से सॉल्व करने के लिए, इजी बनाने के लिए उनको नाम दे दिया करो। तो आपने नाम दे दिया यहाँ पे, इसको, इस वाले को दे दिया C1, इस वाले को C2 और इस वाले को C3, क्योंकि सॉल्व करके लिखना भी है उसे, तो फिर हम उसको देख के लिख सकते हैं यहाँ C1 व C2 समांतर क्रम में है, क्रम में है। अब जब ये समांतर क्रम में होंगे तो पहले इनकी धारिता निकालेंगे हम। तो समांतर क्रम में उसकी धारिता को मान लो C डैश। तो C डैश, अब समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला हमारा देखो सीधे वाला लगता है। तो C डैश इज इक्वल टू हो गया 2 प्लस इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड। अब देखिए क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए इक्विवेलेंट फिगर बनाया करो। इक्विवेलेंट फिगर क्या होता है? जिन संधारित्रों को आपने सॉल्व कर लिया उनकी जगह पर सॉल्यूशन होकर के एक आंसर आ गया, तो उन दोनों संधारित्रों को हटा करके उनकी जगह पे एक संधारित्र लगा दो। इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट फिगर अगर मैं अब बनाऊं तो ये पॉइंट तो A हो गया, A से चले इन दोनों को हटा करके इनकी जगह पे एक ही कैपेसिटर लगा दिया जिसका नाम है C डैश और वैल्यू है 4 माइक्रोफैरड। और फिर आगे बढ़े, दोनों की से आगे बढ़े और फिर से एक लगा हुआ था जिसका नाम था C3, वैल्यू थी 2 माइक्रोफैरड और आगे का पॉइंट B। इक्विवेलेंट फिगर बना करके क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब फिर देखेंगे इसको अब क्या लग रहा है। तो अब A से चलना है आगे तक, अब तो एक ही वायर है, एक ही वायर है, इसका मतलब श्रेणी क्रम में है। तो अब आप लिख सकते हो यहां C डैश व C3 श्रेणी क्रम में है। जब ये श्रेणी क्रम में होंगे, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसे सॉल्व करने के लिए 1/C S इज इक्वल टू 1/4 और प्लस 1/2। एलसीएम आ जाएगा आपका 4, ये 1 और ये 2, ये आ जाएगा 3/4। लेकिन लास्ट में उसको उल्टा करना ना भूले। तो CS की जो वैल्यू आएगी, CS की वैल्यू आ जाएगी 4/3 माइक्रोफैरड। तो आप छोटे क्वेश्चनों से हम बढ़ रहे हैं और उसको टिपिकल रूप देते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन आप समझिए, माइंड में बिठाइए कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या बढ़ता जा रहा है हमारा, ठीक है?
अब मैं थोड़ा सा और एक और थोड़े टिपिकल